हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज जो आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इसके पहले देखिए सेट नंबर 1 आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप ऑलरेडी सेट नंबर 2 को भी कवर कर लिया है तो आपको इस सेशन को अवश्य लगाना है रिवीजन के तौर पर, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर प्लस आपका 6 से लेकर के 12 तक और 1275 का प्रीलिम्स और मेंस आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आपका इसमें ऐड किया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स भी आपके कवर किया गया है, जो एसआई के लेवल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका, जिस इवेंट से रिलेटेड आपका लगातार प्रश्न आए हैं, इन सभी का कलेक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आपको अवश्य लगाना है। और अभी देखिए लेटेस्ट अभी नोट्स आपका अपडेट किया गया है ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से, तो उसको भी लगातार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट इसका पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और इसका जितना भी पीडीएफ आपका लेटेस्ट आपका लॉन्च किया गया है, अभी आपका 1275 प्रीलिम्स और मेंस और 6 से लेकर के 12 तक का ये कंप्लीट आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है पार्ट बाय पार्ट करके। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो देखिए कई सारी योजनाएं हैं, जैसे आपका जनधन योजना है, जिसकी शुरुआत 2014 में किया गया था। जल जीवन मिशन योजना की बात करें तो इसकी भी शुरुआत 2014 में आपका किया गया था। इसके अलावा इंद्रधनुष योजना 2014 में शुरुआत किया गया था और स्वच्छ भारत मिशन योजना 2014 में। तो इन सभी को मिला करके अगर आप देखेंगे तो सभी का जो है 10 वर्ष आपका पूरे होने को है। तो यहाँ पर आपको 2 ही बताना है, तो जल जीवन मिशन योजना और आपका जनधन योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कुछ फैक्ट है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये आपके 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुभारंभ किया गया है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया है? तो ये आपके 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि 13वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो देखिए इसका जो भी आप पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट आपको पीडीएफ जो है विथ आपको डिस्कशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगला देखिए पूछा है कि जो है आपका 33वीं जो है प्रगति बैठक का आयोजन है, ये आपका न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया है? तो देखिए 2015 में मिशन प्रगति को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आरक्षण के लिए भीतर आरक्षण को ऐसी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो आपका सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता जो है, यानी कि जो आपका आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति के द्वारा लागू किया गया है? तो ये आपका DY चंद्रचूड़ समिति के द्वारा किया गया है। बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आपका देखिए हो जाएगा संजीव खन्ना। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के पहले जो है CJI कौन बने थे? तो HLJ जो है आपका कन्या बने थे। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की टोटल संख्या कितनी है, तो ये आपका 34 है, जो SI के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो इसका कंप्लीटली जो आपका पेड बैच चलाए जा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि कंप्लीट आपको फुल कोर्स आपको ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का प्लस आपका होमवर्क सीरीज का लेक्चर क्लास आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके लिए 199 आपको पेमेंट करके ज्वाइन करना है। और इसी के अंतर्गत जो लेटेस्ट अभी आपका बुक प्रोवाइड किया गया है, ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी नोट्स आपका अपडेट किया गया है, जो बिल्कुल आपका लेटेस्ट है, इसमें आपको वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको दिया गया है रिविजन के लिए। उसके बाद आपका MCQ टाइप दिया गया है, हिस्टोरिकल चीज़ों को जो है फिगर के साथ दिया गया है। तो मतलब A to Z आपको चीज़ें दिया गया है। साइंस वगैरह A to Z नोट्स आपका अपडेट किया गया है, तो आप इसको अवश्य लगाइए, क्योंकि थर्ड बैच आने के बाद आपका नोट्स को अपडेट किया गया है, जो काफ़ी लेटेस्ट है। इसका एक क्लास भी मैंने आपको अपलोड किया है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। अभी से आपका एग्जाम तक इसका वैलिडिटी रहेगा, और जितना भी रिवीजन PDF है वो डिस्कशन आपको ये कंप्लीट आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। जितना भी आपका लेक्चर का क्लास है A to Z प्लस सेकेंड बैच का A to Z वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस जो आपका होमवर्क सीरीज लॉन्च हुआ है A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेना है, समझ में आए देन आपको पेमेंट करके ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन जो है ये कौन सी है? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस नोट्स को अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं, क्योंकि जो जिसे कि आप प्रिंट करवाएंगे
तो ये आपका 10 रुपया पर प्रिंट आपको लगता है। तो इसलिए क्या है कि अभी से एग्जाम तक इसका वैलिडिटी है, इसलिए आप इसको ना भी निकलवाओ तो आपको डिस्कशन के साथ आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड आपका किया जा रहा है उसी बैच में। तो वहाँ पर क्या है कि आप इसको डायरेक्टली आप रिवीजन कर लेना, और जो इसका अपडेटेड नोट्स है उसको आपको निकलवाना है, क्योंकि वो निकलवाने वाला ही नोट्स है। और इसको अगर आप निकलवाएंगे तो अभी से आपको जो है एग्जाम तक निकलवाना पड़ेगा। इस कारण से इसका जो डिस्कशन है, मतलब लिखा हुआ जो PDF है इसका आंसर, यही आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है। उसके बाद जो आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है उसको आपको डायरेक्ट लगाना है और नोट्स को रिवीजन करना है, तो पूरी तरीका से आपका कवर हो जाएगा। और ये चूंकि आपका जो होमवर्क सीरीज है इसको आप निकलवाएंगे तो आप देखिए एग्जाम इसका वैलिडिटी जो है एग्जाम तक है, तो अभी से आपको एग्जाम तक निकलवाना पड़ेगा, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से इसका जो है आंसर वाला ही PDF आपको रिवीजन करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वंदे भारत रेल है, जिसका निर्माण 2018 में किया गया था। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? तो देखिए 2020 में भारत में जो है पहली किसान रेल चलाई गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए जो पहली आपका तेजस रेल है ये आपका वाराणसी से लेकर के अहमदाबाद तक चलाया गया था, जबकि भारत की पहली डबल डेकर जो ट्रेन थी ये आपका दोस्तों बासुकी था, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत की स्थान क्या है? तो देखिए भारत जो है मोबाइल फोन के निर्माण में अभी सेकेंड नंबर पर आ गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? और देखिए जो अभी आपका टेस्ट जो चला रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन करके भी चला रहे हैं और 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट आपका लॉन्च हुआ है। तो इन दोनों को अगर लगाएंगे और इस सीरीज को कवर करने के बाद तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको जो है हूबहू आपको दिखेगा, साथ ही साथ आपका करंट भी अभी से ही आपका कवर होते चलेगा। तो देखिए अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान देखिए अभी 5th रैंक पर आ चुका है, और दूर में देखिए आपका जो है दूर संचार में भारत का जो स्थान ये आपके सेकेंड नंबर पर आ चुका है। तो ये सभी फैक्ट आपको दोस्तों यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 करोड़ जो है खाते खोलने का लक्ष्य लगभग रखा गया है। 20 चूंकि दिया गया है कि विलय समावेशन की सबसे बड़ी योजना क्या है? तो आपका देखिए हो जाएगा जनधन योजना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल आराम से चलना है ताकि आप प्रश्न को याद कर पाए। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह मुक्त गांव पहल। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपका ये पहल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। अगला देखिए फैक्ट हमारा दिया गया है कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जबकि देश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका 2025 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो ये आपके 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया था। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू किया गया है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में किया गया है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू किया गया है? तो 2025 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2026 में। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय जी बने हैं, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये देखिए आपका 2028 तक आपका रखा गया है। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आपका 2026 तक आपका रखा गया था, लेकिन दोस्तों अभी जो है 2028 तक आपका कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो 1971 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए एनपीआर जो है सबसे पहले आपके असम में लागू किया गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो आपका असम राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2019 में एनपीआर को लागू किया गया था, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? तो ये आपका हो जाएगा असम। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेत क्या है?
गुरुत्वीय नियतांक जो हमारा होता है, यानी एक आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग जी कहते हैं। जी का वैल्यू आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। और एक आपका छोटी जी होता है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था और इसका जो संकेत होता है आपका जी होता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया है। तो दोस्तों ये आपका 2016 में पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो संविधान को लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या टोटल 7 थी, जो कि हमें 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में टोटल जो है आपका 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, जो कि संपत्ति के संशोधन संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा लिया गया है। तो वर्तमान में आपके पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। और देखिए संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना है, जो कि अभी 300 आर्टिकल 1 के अंतर्गत आपके दोस्तों डाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया था। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये कौन बने थे। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था। तो ये आपका रहीब जो है आपका रहीबुल्लाह जो है आपका साइडी बने थे, तो ध्यान में रखेंगे। जबकि दोस्तों बात करेंगे हम लोग प्रथम का, तो ये आपका बदरुद्दीन तेजवी आपके बने थे। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व का प्रयोग, और देखिए कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, जिनका कार्यकाल काफी कम रहा था, क्योंकि इनकी जो है मृत्यु ये ऑफिस में कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का किया जाता है। देखिए प्रोटीन की कमी से मेरस्मस नामक रोग होता है और क्वासियोरकर नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पद पर, यानी परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था। तो 1919 आपके अधिनियम के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा। तो देखिए 1926 में किया गया था और ये भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति कब जारी करता है। तो देखिए मौद्रिक नीति कौन जारी करता है फ्रेंड, सॉरी ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। ये आपके आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसकी स्थापना दोस्तों आपको याद रखना है कि 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में आपका किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया और यह कहां पर अवस्थित है। तो यह अशोक ने करवाया था, जो कि आपके सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था। तो देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो इंद्रधनुष योजना, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको रिवील कराया है, जिसकी दोस्तों शुरुआत आपके 2014 में किया गया था। काफी इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, आप इसको प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। वैकेंसी का सूचना भी आ गया है, तो काफी जल्दी वैकेंसी आ रही है, तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से रिविजन करिए। अगला क्वेश्चन है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस जो है सम्मेलन में किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था और ये 1972 में किया गया था। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग क्या है। तो हमारा हो जाएगा अनुमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरिब्रम भी कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा है कि भारत में मंत्री परिषद का आकार क्या होता है, इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का 15% होता है और ये 51वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का 15%। क्लियर है आपकी सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर के गुजरती है। बात हो रही है नर्मदा नदी का, तो ये आपका विंध्यन और सतपुड़ा से होकर के गुजरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विंध्यन और सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था।
जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2002 में किया गया था। ध्यान में रखेंगे कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। वही बात करें कि जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? बात हो रही है पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया है, तो ये बिहार से किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे बिहार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें पीएम गरीब कल्याण योजना की, इसकी शुरुआत कब किया गया है, तो ये आपका 20 जनवरी 2020 को जो है इसकी शुरुआत किया गया है। कहाँ से, तो ये आपके खगड़िया से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, ये प्रश्न हमारा पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 125 के तहत। तो यहाँ पर देखिए 125 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दोस्तों पूछा जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? लगाइए आप लोग करेक्ट आंसर। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर देखिए, या वेल्थ और नेशन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ और नेशन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए जो 1275 का आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, इसमें 6 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैर और जल आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? देखिए जल जो है गैर और जल आपूर्ति जो है, सॉरी यहाँ पर गैस होगा, देखिए यहाँ पर गैस लिखा हुआ भी है। तो गैस और देखिए जल आपूर्ति अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये फंड्स आपका आता है किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो आपका हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह द्वितीयक सेक्टर आपका हो जाएगा, सेकंड सेक्टर आपका हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक सेक्टर का विषय नहीं है? देखिए चिकित्सा तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है, होटल भी आपका आता है, और ये देखिए आपका रियल एस्टेट भी आता है। लेकिन वस्त्र और अगर पोशाक की बात करेंगे तो ये आपका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारा डी करेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये जॉर्ज आपका जो है फिशर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज फिशर। अच्छा दोस्तों अगर बात करें हम लोग, ये जो है आपका पूछा जाता है कि जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर का विभाजन है किसके द्वारा, तो ये तो आपका हो गया। और ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने जो है ये 5 सेक्टर में इन्होंने जो है इन चीज़ों को आपका विभाजित किया था। कौन? तो ये आपका जॉर्ज फिशर ने आपका किया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी हस्तक्षेप की, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप को दिया गया है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है आपका आकलन किया था ठीक है, इन्होंने आकलन किया था सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का। और इन्होंने कब किया था? तो आपका जो है 1868 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि मूल मात्रकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो आपका हो जाएगा 7। सही को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। आइए हम लोग लगाते हैं। तो साइंस तो आप बिल्कुल जो है बना पाएंगे क्योंकि साइंस का लेवल काफ़ी डाउन आपका रहता है प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों में। विद्युत धारा का मात्रक देखिए आपका एम्पियर होता है। आवृत्ति का देखिए आपका हर्ज होता है। समतल कोण और घन कोण का पूछा जाता है। तो आपको पूछा है ठोस कोण का जिसे घन कोण कहेंगे। रेडियन होता है। विद्युत शक्ति का आपका वाट होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है? तो ये आपका कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है तापमान मापने का मात्रक क्या है? तो ये आपका केल्विन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो 2 खगोलीय पिंडों के बीच का दूरी
प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻⁻, आपके 15 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी को मापने के लिए। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की बात कर ले तो ये आपका पारसेक होता है। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कैंडिला। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होता है, ये क्या कहलाता है? तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है। तो देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी इकाई है? तो ये सभी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मापा जाने वाला झिल्ली रहित अंग क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ऑप्शन नंबर आपका जो है राइबोसोम आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? लगाइए आंसर जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। तो कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये आपका रॉबर्ट हुक ने देखा था। जबकि दोस्तों बात करें तो इन्होंने जो है आपका कई बार पूछा जाता है कि जो आपका मृत कोशिका इन्होंने देखा था, और इन्होंने कहाँ पर देखा था? तो कॉर्क में देखा था। कहाँ पर? कॉर्क में देखा था। तो आपका देखिए रॉबर्ट हुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है लाइसोसोम। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका क्या है? चलिए आंसर लगाइए। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन कोशिका। और देखिए मस्तिष्क की जो कोशिका है ये आपका न्यूरॉन कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये आपके रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहा जाता है। चलिए कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स बात की जा रही है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। और देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं, इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ दिया जा रहा है। 7050513705 पे आपको SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपका लेक्चर वाला क्लास भी प्रोवाइड किया जा रहा है। खास करके वैसे कैंडिडेट के लिए ये सभी बैच आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि 3000 का कोर्स कंप्लीटली आप अगर नहीं परचेज कर पा रहे हो तो इसी का कंप्लीटली आपको जो है वीडियो क्लासेस आपका मात्र 199 में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप बेहतर तरीका से इसको अफोर्ड कर पाओ और सारे क्लास को आप जो है बेहतरीन तरीका से आप क्लियर कर पाओ। क्योंकि इसमें आपका सेकंड बैच प्लस आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस प्लस इसके अलावा ये जो आपका सीरीज है इसका जो है कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ और इसका लेक्चर वाला जो क्लास है आपका जो ऑफिशियली आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कॉल SMS करके आप इंक्वायरी जरूर इसमें लें और जो भी अपडेटेड नोट्स है ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड की जा रही है। तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि कोशिका में विस्तारित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक जो है आपका पैकिंग, ठीक है, जो आपको दिया गया है कि पैकेज एरिया का काम करने वाले अंग का नाम क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं गोल्जी काय। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किसने किया था? तो ये किया था ल्यूमेन हॉक ने। ल्यूमेन हॉक ने जीवित कोशिका का सबसे पहले इन्होंने जो है अवलोकन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, आंसर लगाइए आप लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। वैज्ञानिक हाक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य को माना था। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है? तो दोस्तों ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये आपके ATP को कोशिका के ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो ATP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो देखिए बात हो रही है वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि RBC का निर्माण गिरी एवं कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो देखिए RBC का निर्माण होता है बोन मैरो में, जिसे लाल अस्थि मंजा कहा जाता है। RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। पुनः जब ये मर जाता है तो ये आपका चला जाता है तिल्ली पलिहा, या जिसे हम लोग जो है कब्र ग्राह कहते हैं। तो इसका निर्माण अस्थि मंजा में होगा, चला जाएगा पलिहा में, जिसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक का। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं?
जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बना होता है। तो देखिए बात हो रही है प्लाज्मा झिल्ली का। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? तो ये आपका देखिए कोशिका का बाहरी जो है आवरण होता है, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जो धागे के समान संरचना होता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। तो केंद्रक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन समसूत्री में होता है और आपके अर्धसूत्री के रूप में होता है। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? तो देखिए आपके वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सभी क्वेश्चन को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको टेस्ट मारना है। टेस्ट में आप देख लीजिए कितना मार्क्स आपका आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाल्डेयर। टेस्ट आपका अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको अवश्य लगाइए। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। डीएनए के द्विहेलिक्स मतलब जो आपका हेलिक्स प्रारूप हो, ये पहली बार जो है किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो देखिए वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए का हेलिक्स मॉडल को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये देखिए आपका केंद्रक के द्वारा कोशिका की क्रियात्मक और गतिविधियां जो है ये आपका नियंत्रित किया जाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसे कंपाउंड्स कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसे उपधातु कहा जाता है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उपधातु का प्रयोग सौर पैनल को बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि आपके अर्धचालक होते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल। देखिए जल दिया गया है तो आप जल को यहाँ पर लगाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अधातु होता है जो कि आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन अधातु है लेकिन गैस अवस्था में पाया जाता है। जबकि अगर बात करें हम लोग ब्रोमीन, तो ब्रोमीन देखिए अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे बात करें हम लोग आयोडीन, आयोडीन देखिए अधातु है लेकिन ये आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो अगर आपको तत्व से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो अधातु आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? तो अभी तक पदार्थ के 5 अवस्थाओं का तय किया गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो देखिए आपका चतुर्थ अवस्था पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तो देखिए आज आपका दूसरा एनालिसिस आपका खत्म होता है। इसका रिवीजन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो रिवीजन पीडीएफ आप लोग जो है जा करके बैच में कंप्लीट इसको लगाएंगे। नंबर मैंने आपको नोट डाउन करा दिया है, चाहो तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो बेहतर इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि और भी जगह पर आपको इस तरह से सारी चीज़ें एक गाइडलाइंस के तहत आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ताकि आप बिल्कुल बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर पाएँ। क्योंकि जितनी भी आपका नोट्स अपडेटेड ये सारी कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।